हेलो बच्चों, मैं मानपुर वाले शैलेश CW चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। आज एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिसमें एक ही प्रश्न में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 3 तरह से इसको पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। जैसे एक है अर्ध आयु या जीवन काल को परिभाषित करें, तो एक तो ये हो गया, एक तो शॉर्ट में पूछेगा। एक है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान ज्ञात करें, ये आपको लॉन्ग में आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसी पर बनता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान निकाल कर यह सिद्ध करें कि इसका मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी एक साथ कितना हो गया, 3 प्रश्न हो गए। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखे हैं कि अर्ध आयु या अर्ध जीवन काल को परिभाषित करें, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया यह सिद्ध करें कि प्रथम कोटि का अर्ध जीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो देखो इसको अगर हम सिद्ध करेंगे ना, तो अर्ध जीवन काल का मान तो निकालना करेंगे, और अर्ध जीवन काल का मान निकाल के खाली जो सिद्ध करने के लिए कहा है ना, यह सिद्ध करो, वही चीज लिख देना है। 2 क्वेश्चन हो गया। एक तो अर्ध जीवन काल का मान निकाले कहेगा तो भी बन जाएगा। एक हो गया कि यह सिद्ध करो, तो सिद्ध करे वाला जो क्वेश्चन कहेगा अर्ध जीवन काल का मान निकाल कर उसी को क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। तो देखो पहला है अर्ध आयु या जीवन काल का परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा क्या होता है, इसका सिंपल परिभाषा है, यानी अर्ध आयु या जीवन काल क्या है, काल माने क्या होता है, समय होता है। यह एक समय है, लेकिन कौन सा समय है, कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा होने में, आधा पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अर्ध जीवन काल कहते हैं। जैसे देखो मान लीजिए हम लिए A और यहाँ B, एक रासायनिक अभिक्रिया मान लिए, मान लो कि यहाँ पर ये है 100 ग्राम प्रारंभिक सांद्रण है, यानी शुरू में 100 ग्राम लिए। ठीक है, तो एक प्रारंभ में जो प्रोडक्ट बना वो 0 था। ठीक है, अब मान लो कि 50 यानी 50 जो है ये तो टूट कर 50 B में परिवर्तित हो गया, तो ये बचा कितना, ये 50 बना। यानी एक कोष आधा होने में, यानी 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में जितना समय लगेगा ना, वही उसका क्या हो जाएगा, अर्ध जीवन काल का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको परिभाषा कैसे कर सकते हैं समान रूप से कि किसी भी अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण होने में जो समय लगता है उस समय को अर्ध जीवन काल कहते हैं या अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कहता है यह सिद्ध करें कि प्रथम कोटि का जीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यानी हमको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्या करना होगा, अर्ध जीवन काल का मान निकालना होगा। तो देखो शून्य कोटि का अर्ध जीवन काल का मान निकालो या प्रथम कोटि का अर्ध जीवन काल का मान निकालो, अर्ध जीवन काल निकालने में ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो दोनों में सेम होता है। ठीक है, जैसे स्टेटमेंट देखो क्या है कि अर्ध जीवन काल के लिए हमेशा x का मान जो लेना है a/2 लेना है। x क्या होता है, जो अभिक्रिया में टूटता है ना, प्रतिफल बनता है ना, तो प्रतिफल है, यानी x प्रतिफल है। तो हमेशा x का मान क्या लेना है, a/2 लेना है, और t का मान t½ लेना है। ठीक है, क्योंकि अर्ध जीवन काल को t½ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ले लिया कि अर्ध जीवन काल के लिए x बराबर a/2 तथा t बराबर t½ होता है। और अब चूंकि हम निकालने जा रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल का मान, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यहाँ पर वेग स्थिरांक आपको जानना जरूरी है, जो कि हम अगला जो वीडियो बनाए थे उसमें बताए थे। तो देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k बराबर 2.303/t log a/a-x होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको प्रूव करने की जरूरत है, ये इसका सिर्फ वैल्यू आपको याद करना है। ठीक है, अब इस समीकरण में हम x तथा t का क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखो हम x और t का मान रख रहे हैं, देखो यहाँ पे रख रहे हैं, यानी k है 2.303/t है, तो t का मान कितना लेंगे, t½ लेंगे। ठीक है, वैल्यू t का रख दिए, फिर है log a
बाई ए माइनस एक्स, एक्स का मान क्या लेंगे, ए बाई टू लेंगे, यानी ए बाई टू हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं, मान लो हमको निकालना टी है, तो टी आप भागा में है तो इसको हम गुना में लेने चल जाते हैं, और के है भागा में तो इसको गुना में है तो भागा में लेते हैं। जैसे देखो टी हाफ, तो टी हाफ भागा में का गुना में लेना है, तो इसको के को क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे 2.303 बाई क्या हो जाएगा के, फिर है लॉग। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस ए, तो इसको आप करेंगे तो यहाँ पर टी हाफ का वैल्यू क्या आ रहा है, एंड 2.303 के लॉग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। अब ए कट जाएगा तो इसको लिखेंगे 2.303 बाई के लॉग 2, ठीक है। यहाँ पर लॉग 2 का मान देंगे, तो लॉग 2 का मान देंगे तो 2.303 बाई के, देखो लॉग 2 का मान होता है 0.301, ये लॉग 2 का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.693 बाई के, तो यहाँ पर टी हाफ का मान कितना आ गया, टी हाफ का मान आ गया 0.693 बाई के। तो एक ऑब्जेक्टिव भी आप पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, यानी टी हाफ करने का मतलब आजीवन काल का मान कितना होगा, कितना होगा 0.693 बाई के, ठीक है। अब इस समीकरण में देख रहे हैं कि स्मॉल ए नहीं है, स्मॉल ए यानी स्मॉल ए नहीं है, तो इस समीकरण में स्मॉल ए नहीं है, ठीक है। कहाँ स्मॉल ए है, सिर्फ 0.693 बाई के। तो स्मॉल ए क्या होता है, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण पर प्रथम कोटि अभिक्रिया का आजीवन का मान निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इस समीकरण से, यानी इस समीकरण से सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का आजीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये लिखना पड़ेगा, कब लिखना पड़ेगा, जब पूछेगा कि यह सिद्ध करे कि वाला क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन जब कहेगा कि सिर्फ आजीवन काल का मान निकाले, तो आजीवन काल का मान निकाले कहेगा तो सिर्फ क्या करिएगा, सिर्फ यहाँ तक लाकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 लॉग हो गया। अगर आजीवन काल का मान प्रथम कोटि के निकाले कहेगा तो यहाँ तक लाकर छोड़ना है, और अगर कहेगा ये वाला क्वेश्चन कहेगा यह सिद्ध करे कि प्रथम कोटि का आजीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, तो ये वैल्यू निकाल कर इसके नीचे लिख दीजिएगा ये चीज कि इस समीकरण से यह सिद्ध होता है कि, ठीक है, यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि का आजीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ लिख देना है, ठीक है। तो जब हम प्रथम कोटि के लिए आजीवन काल का मान निकाल लिए तो यहाँ पर शून्य कोटि के लिए भी निकाल कर दिखा देते हैं। प्रथम कोटि के लिए जो हम आजीवन काल के मान निकाले हैं तो यहाँ पर शून्य कोटि के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि शून्य कोटि के और प्रथम कोटि का आजीवन काल का मान क्या है, समान तरीका से निकलता है, ठीक है। तो इसको क्यों छोड़ेंगे, एक ही बार दोनों हो जाएगा तो आराम से समझने में आसानी होगा आपको, ठीक है। तो देखो प्रथम कोटि का आजीवन काल और शून्य कोटि का आजीवन काल दोनों समान रूप से निकलता है, सिर्फ अंतर आता है वहाँ वेग स्थिरांक का मान अलग लेंगे, यहाँ वेग स्थिरांक का मान क्या है, अलग लेते हैं। जैसे देखो हम जानते हैं कि आजीवन काल के लिए t बराबर टी हाफ तथा x बराबर क्या a बाई 2 होता है, तो प्रथम कोटि में भी तो यही लिखे थे, ठीक है। t बराबर टी हाफ x बराबर क्या a बाई 2 लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर अंतर है, उसमें k का मान कुछ और लिखे थे, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मान होता है वो लिखे थे, और यहाँ शून्य कोटि के लिए लिखे हैं, क्योंकि शून्य कोटि के लिए निकाल रहे हैं, तो k बराबर क्या होगा x बाई टी। अब इस समीकरण में यानी k बराबर जो x बाई टी है, इसमें सिर्फ x का और t का वैल्यू रखेंगे। ये देखो k बराबर x का वैल्यू क्या है a बाई 2 रखे, ठीक है। t का वैल्यू क्या है t हाफ रखे, चूंकि अब हमको t हाफ निकालना है, तो t हाफ निकालना है तो ये जो भागा में उसको गुना में ले जाते हैं, ठीक है। तो t हाफ इसका हो जाएगा a बाई 2 बाई के, इसको अगर सोल्व करते हैं तो t हाफ इसका क्या हो जाएगा a बाई 2 के हो जाएगा, ठीक है। तो आजीवन काल शून्य कोटि के लिए निकलता है। लेकिन देखो चूंकि यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन कर दे
कि यह सिद्ध करो कि शुद्ध कोटि अभिक्रिया का जीवन काल जो होता है वह अभिकारक के प्रारंभिक सामरण पर निर्भर करता है। तो आपको यही करना होगा, टी आप निकाल दीजिएगा और टी आप निकाल कर देखो स्मॉल ए है तो स्मॉल ए क्या है, अभिकारक का प्रारंभिक सामरण है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा कि चूंकि इस समीकरण में अभिकारक का प्रारंभिक सामरण स्मॉल ए उपस्थित है, यह से सिद्ध होता है कि शुद्ध कोटि अभिक्रिया का जीवन काल का मान अभिकारक के प्रारंभिक सामरण पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव जैसे मालूम कैसे कहेगा कि कौन सा जो अभिक्रिया की कोटि का जीवन काल है, ठीक है, जो प्रारंभिक सामरण पर निर्भर करता है, तो किसका करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का करता है। ठीक है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो आजीवन काल है वो निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन भी आपको सब्जेक्टिव भी हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। देखो ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है टी हाफ समानुपाती ए किसके लिए है, तो ये किसके लिए है कि आप समानुपाती ए क्या है, शून्य कोटि के लिए है, और टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k ये किसके लिए है, तो ये आपको है, आपको भी शून्य कोटि के लिए है। तो देखो ये पूछा हुआ है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शून्य कोटि के लिए क्या होता है, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, इस तरह से इस वीडियो में हम आपको प्रथम कोटि के लिए आजीवन काल निकालें, शून्य कोटि के लिए आजीवन काल निकालें, अर्धायु और आजीवन काल का क्या किए परिभाषा भी बताए। तो इसको अच्छा से आराम से इसको एक दो बार वीडियो को देखकर आपको देखो लिखने के लिए हम बार बार करते हैं, क्योंकि सही समय पर सही मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। क्योंकि अभी आपको मेहनत करने का ही टाइम है, तो जब भी लिखें याद करें तो उसको लिख कर आप अभ्यास करिएगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि हमको याद है लेकिन लिखने लगोगे तो भुला जाओगे, इसलिए लिख कर ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।